बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर। बिखरा शीशा सा शहर, अपने के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। अपने के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं उस लाल की बात करने जा रहा हूं, उस ओजस्वी, तेजस्वी, उस आभा से, कांति से पूर्ण महापुरुष की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे अजात शत्रु कहा जाता है, जिसके रहने पे, जिसकी उपस्थिति में हर इंसान अपने आप को यह समझता था मैं किसी महान विभूति के बीच बैठा हुआ हूं। और उसके मृत्यु पर अपने देश में ही नहीं कोलाहल था, बल्कि अपने देश के पड़ोसी देशों में, अन्य देशों में भी उसके मरण दिवस पर शोक संतप्त हो गया था। संपूर्ण दुनिया उसके शोक में मग्न हो गई थी, डूब चुकी थी, क्योंकि वो अजात शत्रु कहे जाते थे। उनके पास किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं था। राजनीति में होते हुए भी वो अजात शत्रु कहलाए। यह किसी प्रसिद्धि या किसी कह सकते हैं विलक्षण क्षमता से कम नहीं, चूंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, लेकिन राजनीति में भी वह अपने आप को ऐसे संयमित रखे, ऐसे लोगों से मित्रवत व्यवहार करके रखे कि उन पर अपना ही नहीं, अपनी पार्टी ही नहीं, बल्कि दूसरी पार्टी भी इतना विश्वसनीय विश्वास करती थी कि उनको अपने निजी मैटर में, निजी मामले में विदेशों में भेजा करती थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये जो हैं ये देशभक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, ये कभी पार्टी के विषय में नहीं सोचेंगे, ये देश के विषय में सोचेंगे। उस महान विभूति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं, पद्म विभूषण से भी नवाजे गए हैं। ऐसे महान विभूति की थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा मैं अपने विवेक के अनुसार करता हूं। जो मुझे उनकी लाइनें पसंद आई उनकी चर्चा करूंगा, उन पर थोड़े से उनके जीवनी पे टिप्पणी करूंगा, थोड़ी से उन पर प्रकाश डालूंगा। मित्रों, आज मैं चर्चा करता हूं, वो दिन था 25 दिसंबर 1924 का, जिस दिन कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं कृष्णा वाजपेयी के गोद में स्वर्णिम आभा लिए हुए, कांति से परिपूर्ण अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है। और ये उस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा होते हैं। ये तो थे, इनके पिताजी मूल निवासी उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वहां अध्यापक होने के कारण वहीं रह गए थे, इसलिए इनका मूल जन्म माना जाता है ग्वालियर में। और ये मित्रों इतने कह सकते हैं कि आभा से युक्त थे, इतने राजनीतिक और इतने मित्रवत व्यवहार रखने वाले शख्स थे, जिससे किसी पार्टी के नेता ने इन पर व्यक्तिगत कभी उंगली नहीं उठाई। मैं चर्चा करता हूं इनके बारे में। जिनका जन्म होता है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं से, ग्वालियर से ही होती है, वहीं से अपना स्नातक कर लेते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। बचपना से ही इनके मन में देश के प्रति एक आस्था जगी, और चूंकि इनके पिताजी एक अध्यापक थे, साथ में एक कवि भी थे, सिद्धहस्त कवि के रूप में माने जाते थे, इन्हीं का प्रभाव इन पर पड़ा। ये एक गीतकार भी बने, एक कवि भी बने, और साथ में देश से इतने लयबद्ध हो गए, देश के प्रति इतने समर्पित हो गए कि अपनी शादी या अपना परिवार भी ये देश को ही समझ बैठे, अपनी शादी नहीं की और देश के लिए संपूर्ण जीवन निछावर कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चाएं मैं इनके विषय में करता हूं कि मित्रों, जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, अपना देश आजाद हुआ। आप सभी जानते हैं 47 में देश आजाद हुआ। देश की आजादी के पहले भी ये देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयां किए, बहुत सारे संघों में ये जुड़े रहे। देश को आजाद कराने के बाद जब देश स्वतंत्र होता है, चुनाव होता है, पहली बार ये चुनाव जब लड़ते हैं, इनको चुनाव में असफलता मिलती है, लेकिन ये अपने संबल को, अपने बल को ये समझे कि यह कहीं ना कहीं मुझ में कमी रह गई, इसलिए मैं यहाँ पे चुनाव में डिफीट खाया हूं। मैं इसके लिए सतत प्रयास करूंगा और मैं यहाँ अपने लक्ष्य को प्राप्ति जरूर करूंगा। एक नौजवान युवक, बहुत कह सकते हैं वही स्थिति उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जैसे महाभारत के कौरव सारे
चारों तरफ से फैले हुए थे, उनके बीच एक अभिमन्यु लड़ रहा था। उसी प्रकार से उस समय अटल बिहारी वाजपेयी एक अभिमन्यु के रूप में लड़ रहे थे और अपने अस्तित्व को खुद स्थापित कर रहे थे। 52 के चुनाव में ये हारते हैं, लेकिन 57 के चुनाव में जनसत्ता दल था उस पार्टी में, उसमें ये संस्थापक की भूमिका निभाए, उसमें योगदान दिए अपना और उस पार्टी को खड़ी करते हैं और उस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं बलरामपुर से। और सन 1957 में ये पहली बार लोकसभा चुनाव जीत करके संसद पहुंचते हैं और संसद में एक ऐसी अपनी छवि फैलाते हैं, इस प्रकार से वहां अपने लोकप्रियता को इस प्रकार से इस कदर फैला देते हैं, उसकी प्रसिद्धि इस प्रकार हो जाती है कि इनको फिर हार का मुंह देखने का नौबत नहीं आती है। ये सतत आगे बढ़ते चले जाते हैं और लगातार ये 57 से लेकर के 77 तक उस पार्टी में जुड़े रहे और जब उस पार्टी में जुड़े रहे आगे चल के जनता दल की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय इनकी प्रतिभा को देखते हुए, इनके चहुमुखी विकास को देखते हुए, इनके देश प्रेम को देखते हुए इनको सबसे बड़ा वहदा देश में विदेश मंत्री इनको बनाया गया और इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। चूंकि सबको पता था कि ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये जाएंगे, तो अपनी जिस प्रकार से लोकप्रियता यहाँ पर ये बिखेरे हुए, इसी प्रकार से अपने प्रकाश से प्रकाशित करेंगे वहां के भी लोगों को और वहां के लोगों का दिल जीतने का कार्य करेंगे। और वही सभी लोगों का जो अनुमान था, जो सबकी एक सोच थी, उन सोचों पर ये खरा उतरते हैं और विदेश मंत्री बनने के बाद ये देश से अन्य देशों की जो संबंध थी, कटुता संबंध थी, उसको दूर करते हुए उसको मैत्री भाव में परिवर्तित करने में एक हद तक सफल हुए और धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। 79 में ये थोड़ा सा जनता दल से नाखुश होते हैं और एक नई पार्टी का गठन करते हैं, खुद के बल पे एक बलबूते खुद एक पार्टी खड़ी कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। चूंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कहा भी जाता है बीजेपी के 3 धरोहर अटल वाडवाणी मुरली मनोहर, ये 3 क्या थे? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धरोहर थे। इन्हीं यही आधारशिला थे। अटल बिहारी वाजपेयी ही इस बीजेपी के आधारशिला हैं। उन्हीं के बलबूते, उन्हीं के मेहनत पर आज ये भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनके उभरी है। उसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है कि उन्होंने कितनी उद्यम की, कितने परिश्रम करके इस पार्टी को कहां ले आए। चूंकि मित्रों, मैं देखा हूं टीवी पे कि जब इनकी सरकार, राजीव गांधी उस समय जब बनते हैं प्रधानमंत्री, उस समय इनको सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं। आडवाणी जी और ये अटल जी सिर्फ 2 सीटें लेके आते हैं, अलावा सारे इनके प्रत्याशी हार जाते हैं। उस समय इनका मजाक उड़ाया जाता है। उस समय अटल जी यही कहते हैं कि याद रखिए, जिस प्रकार से आज मैं 2 सीट लेकर के मुस्कुरा रहा हूं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पास यही सीटें होंगी लेकिन आप मुस्कुरा नहीं रहे होंगे। ये बात अटल जी उस समय कहे थे। मित्रों समझिए, संपत्ति में हर व्यक्ति बोलने को उन्मुख होता है, लेकिन जब विपत्ति होता है तो इंसान कहता है पत्थर तले अंगुली तभी है, तो इसको प्यार से निकालो। लेकिन उस समय भी इनका अकड़, इनका एटीट्यूड था कि हम जिस पार्टी में है, मेरी पार्टी छोटी नहीं है, आप छोटे समझते हैं, मैं छोटा नहीं हूं, अब मैं करके दिखाऊंगा। वो करके भी दिखाए। उन्हीं के रहते, अपने रहते रहते ये देश के प्रधानमंत्री भी बने और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो मित्रों क्या है कि जब आपका इरादा मजबूत इरादा होगा तो आपको सफलता मिलके रहेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय उद्घोषणा किए थे, वही परिणाम आज दिख रहा है कि कांग्रेस की स्थिति कैसी होती जा रही है और बीजेपी कितना मजबूती को प्राप्त हो रही है। उसके बाद, क्योंकि ये समय होता है कभी गाड़ी नाव पे तो कभी नाव गाड़ी पर। उसके बाद मित्रों आगे चलते हैं। आगे बात आती है 1996 में। 1996 में संक्षिप्त में ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा कहूंगा। अटल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कितना घंटे ले लिया जाए और कहा जाए तो उनकी गुणगाथा कम नहीं होगी। इसलिए मित्रों मैं संक्षिप्त में ही इनके विषय में कुछ टिप्पणी कर रहा हूं। फिर 1996 की बात आती है। 1996 में ये चंद दिनों के लिए देश के कमान को संभालते हैं और कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं कि इनको चंद दिनों में ही, लगभग 16 दिन में ही इनको सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और ये सरकार से कुर्सी को छोड़ करके नीचे आ जाते हैं।
फिर उसके बाद 1998 में पुनः ये सरकार बनाते हैं और सरकार बनाते हैं। उसी समय इनको एक सामना करना पड़ता है कि उस समय ये राजस्थान जो है, राजस्थान में पोखरण परमाणु करवाते हैं, जो भारत में दूसरी बार यही करवाए थे। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के जमाने में और दूसरी बार ये करवाए थे। लेकिन मित्रों, इनका जो परमाणु परीक्षण था वो सफल परमाणु परीक्षण था और ये कहे इसलिए नहीं, ये स्पष्ट कर दिए थे कि मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा। जैसे चूंकि P5 के देश ये नहीं चाहते थे कोई अन्य देश अपनी शक्ति को, परमाणु शक्ति को बढ़ाए, लेकिन अटल जी उनमें से एक थे कि मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा। क्यों न मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊं? ये सब अन्य देश कहते थे निशस्त्रीकरण करिए, इनका कहना था ये दोहरापन क्यों? निशस्त्रीकरण का आशय है कि किसी के पास शस्त्र न रहे, लेकिन आप तो अपने पास रखें, मुझे मना कर रहे हैं शस्त्र रखने के लिए। और मेरे बगल में जो मेरा पड़ोसी देश चीन है वह मुझ पर हमेशा आंखें ताने रहता है। आपको याद भी होगा कि 62 के युद्ध में वह न जाने और बिना घोषणा किए मेरे ऊपर क्या किया था, वार किया था। लेकिन उस समय उसके पास परमाणु नहीं था, नहीं तो मेरे ऊपर वो परमाणु भी छोड़ता। और धीरे से यही मुद्दा लेकर के अपनी शक्ति को ये और आगे बढ़ाते हैं और ये सब दंश झेलते हुए इनको सरकार, कुर्सी भी इनकी जाती है। इन भारत देश पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तमाम प्रकार से भारत को तोड़ने की कोशिश की जाती है। आज देख रहे हैं जो भारत, अमेरिका है, चीन है, या जितने भी देश आपको दिख रहे हैं कि मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, जितने देश मोदी जी से गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही देश अटल जी के विरोध में खड़े हुए थे। क्योंकि उस समय भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि भारत किसी से आंखें मिला सके। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु परीक्षण करते हैं और अमेरिका उस समय यह घोषणा करता है कि मैं भारत को परमाणु संपन्न देश नहीं मानूंगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आप अगर मुझे परमाणु संपन्न देश नहीं मानते तो अगर आप में ताकत है तो आप युद्ध क्षेत्र में आ जाए, मैं आपको अपने परमाणु संपन्न होने की जो प्रमाण है उसको उस युद्ध क्षेत्र में दूंगा, यहां बातों बातों से मैं आपको नहीं दूंगा। और आप सभी जानते हैं जिसके पास कुछ होता नहीं वो बोल नहीं सकता, और वो भी अमेरिका जैसे देशों के साथ। अमेरिका भी सकपका गया था, सहम गया था कि निश्चित ही अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के जो वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम जी, वो दोनों मिलकर के इनके अथक प्रयासों से बिना किसी चीज की चिंता किए, न कुर्सी की चिंता किए, उस समय ये परमाणु परीक्षण करते हैं और देश विश्व में अपने एक अस्तित्व को स्थापित करने में कामयाब होते हैं मित्रों। उसके बाद पुनः ये सरकार में आते हैं और अपनी सरकार के पूर्ण काल को पूर्ण करते हैं। 2004 तक ये सरकार में बने रहते हैं। कई सारी योजनाएं लाते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो रोड सड़क बनवाई है, उसके अलावा तमाम प्रकार की योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, इतना कुछ कुल मिला के इनका यही था कि देश रहना चाहिए। मैं इनका एक भाषण सुना हूं, ये संसद में बोल रहे हैं कि मुझे कुर्सी की चाह नहीं, पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये कुर्सी आएगी जाएगी, लेकिन देश रहना चाहिए। कुर्सी के लिए, पार्टी के लिए नहीं मर रहे थे। चाहते थे उस समय जैसे आज खरीद फरोख्त चल रहा है सीटों का, वैसे चाहते थे ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें कुर्सी की लालच नहीं थी, इन्हें देश की लालच थी कि मेरा देश रहना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मित्रों आगे की कहानी चलती है कि 2005 में ये, जब 2004 में ये असफल होते हैं तो इस राजनीतिक कैरियर से ये संन्यास ले देते हैं और राजनीति से ये एक सिर्फ सलाहकार रह जाते हैं। चुनाव से पूर्ण रूपेण से ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से संन्यास धारण कर लेते हैं और दुर्भाग्यवश 2009 में ये बृहद बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और सिलसिला आगे चलता रहता है मित्रों। उसके बाद इनको 2015 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। उसके पहले भी इनको बहुत सारे सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, जैसे कि 1992 की बात है, 1992 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1993 में इनको डीलिट कानपुर से सम्मानित किया गया, 94 में लोकमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2015 की बात करें तो फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश
लिबरेशन फॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश इनको सम्मानित किया था। देखिए अन्य देश भी इनके पोलाइटली को इनके ये जैसे अन्य देशों के साथ जैसे मैत्री संबंध रखते थे उसके लिए सम्मानित किया गया। मित्रों उसके बाद इनको ये जो मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी है वहां से भी डीलिट की उपाधि प्राप्त होती है और फिर इनको अंततः 2015 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत सम्मान से नवाजा जाता है, जो उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इनको प्रदत्त किया जाता है। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है, इनकी बीमारी गंभीर होती जाती है। मित्रों ये देश सेवा करते हुए भले भी ये घर पे पड़े हुए थे लेकिन देश सेवा में सदैव निरत थे, अपने मार्गदर्शन से अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते रहते थे। वही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक अपने अस्तित्व को स्थापित भी कर रही, साथ में देश के साथ साथ विदेशों में भी अपने परचम को फैला रही। इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है, क्योंकि नींव वही रखे थे और इस कदर इस देश को लाए थे। उस समय भी ये सरकार बनाते हैं। उसके बाद आगे मित्रों जब कहानी आती है 2018 की, अब बात मुझे आती है कि इन्होंने एक कविता लिखी है, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखा था कि उस कविता की ऐसा जैसे इन्होंने लिखा कविता में कि ठन गई मौत से ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का इरादा न था, जूझने का इरादा न था, मोड़ पर मिलेगी इसका वादा न था, मोड़ पर मिलेगी इसका वादा न था, रास्ते पर वो खड़ी हो गई, रास्ते पर वो खड़ी हो गई, यो लगा जिंदगी ऐसे भी बड़ी हो गई। देखिए वहां जो बहुत पहले ये रचना लिख चुके थे वही वारदात इनके साथ हो रही है। 15 अगस्त 2018 की बात होती है। वेंटिलेटर पे ये लेटे रहते हैं और मौत इनके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मुझे आपको लेके चलना होगा। ये वहां कह देते हैं कि आज मेरे देश में जश्न का माहौल है, मैं देश के लिए देश के जश्न में कहीं भी किसी प्रकार की कोताही नहीं होने दूंगा, तुम्हें रुकना होगा। और इस महान विभूति ने मौत को भी रोक डाला। ठन गई उस समय मौत से भी इनकी ठन गई और 24 घंटे के लिए मौत को भी रुकना पड़ा, यमराज को भी रुकना पड़ा इनके सामने कि मेरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, मेरे देश में आजादी का पावन पर्व मनाया जा रहा है, इसलिए मैं आज के दिन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, उसके बाद मैं चलूंगा। और जैसे ही आजादी का पर्व संपन्न हो जाता है, अगले दिन 16 अगस्त को ये सायं 5:30 बजे के आसपास ये अपने प्राण पखेरु के लेकर के चल देते हैं और चले जाते हैं। मित्रों तो देखिए ये क्या है, ये महान विभूति है कि देश के हर्षोल्लास के वक्त अपने प्राणों को भी यमराज से लड़ करके बचाते हैं कि मुझे देश के लिए रुकना है, चूंकि मैं पूरे जीवन देश के लिए रहा हूं तो देश के अमन चमन में मैं खलबली नहीं कर सकता। मित्रों ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमेशा देश के लिए तत्पर थे। आप देखे होंगे कारगिल युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। बहुत सारी ऐसे विसंगतियां आई, कई प्रकार के दैवीय आपदाएं आए, कई प्रकार के आपदाएं हैं। उसके बाद भी भारत को ये जिस प्रकार से सड़कों का चौदुस विकास किए थे, सड़क बनवाए, जिस प्रकार से इनकी योजनाएं थी, नहीं लगता है कि कोई अन्य व्यक्ति कर सकता। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि ये कई सारी पार्टियों का गठबंधन लेकर के सरकार को चलाए थे। आज ये संभव नहीं कि अगर आप जैसे आज की बीजेपी जो है वह 303 सीटें खुद ली है, उसके बाद सहयोगी दल उसके पास है। जैसे माना जाए अगर उसके पास 253 सीटें जो आज हैं, लेकिन उसमें 353 सीटें जो हैं, 303 सीटें खुद बीजेपी की हैं, उसके बाद अन्य सहयोगी पार्टियों। पिछली बार भी जो सरकार बनी थी उसमें भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्ण बहुमत से नहीं थे, अन्य पार्टियों के सहयोग से अपनी पार्टी बनाए थे। उसके बाद भी ये देश को क्या किए थे, सहयोग लेकर के कई पार्टियों को जोड़ गांठ करके उसके बाद भी अपने कार्यकाल को पूरा किए थे। मित्रों तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को यही कारण है अजात शत्रु कहा जाता है। इन पर जो इनके विरोधी भी थे वो भी इनको सम्मान देते थे, क्योंकि इनके द्वारा मैं इनका एक भाषण सुना हूं कि एक बार ये नेहरू जी को कह देते हैं कि आप में दोहरा चेहरा दिखता है, आप चर्चिल भी दिखते हैं। तो इनमें देखिए जबकि कैसा व्यंग्यात्मक ये वक्तव्य उनके लिए बोले थे कि चर्चिल जिसको सब लोग कुछ अलग रूप से प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं उसके भी नेहरू जी उसी समय इनको बोले थे कि ऐसा जो
उन्मुख वक्ता है, ये निश्चित एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और वही हुआ कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने और देश को उस ऊंचाइयों, उस बुलंदी तक ले गए कि हमारा जो देश है वह सिर्फ भारत में नहीं जाना जा रहा है, वह विश्व में जाना जा रहा है। और अपनी प्रसिद्धि, अपनी उपलब्धि के लिए जिस समय परमाणु पोखरण परीक्षण हुआ था मित्रों, उस समय सब देश की नजरें थी कि अमेरिका भारत के साथ क्या करेगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा यहाँ एक दीवार खड़ी थी जो अमेरिका जैसे तूफान को वहीं रोक के रख दिया। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी मित्रों, सिर्फ अपने देश में ही 7 दिन का शोक नहीं मनाया गया, बल्कि जो अगल बगल के अन्य देश भी हैं, यहाँ तक कि जापान, चीन, अमेरिका, ये सब देश भी अब वहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित किए थे। ये होता है महान विभूति, ये होते हैं प्रसिद्धि और कवि। जहां पर पहुंचे न रवि वहां पहुंचे कवि। ये जो भविष्य में होने वाला वो पहले ही लिख दिए थे। इनको पता था मुझे अपने मौत से लड़ना होगा, यमराज से लड़ना होगा देश के लिए। ठीक है मित्रों, मैं मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।